Hello students, in this video we are going to discuss tension force. पिछली वीडियो में हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेंशन फोर्स। सो व्हाट इज टेंशन फोर्स? टू टेंशन इट इज द फोर्स, it is the intermolecular force between the atoms of the string rope, wire, केबल। ठीक है, तो ये इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द स्ट्रिंग, रोप, वायर एंड केबल। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें टेंशन फोर्स की, तो मान के चलिए ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक जिसका कुछ मास m है, हैंग हो रखा है एक L लेंथ के वायर से या स्ट्रिंग से। अब अगर mg डाउनवर्ड लगेगा तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ mg इसकी जो लेंथ में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम बोल सकते हैं इसमें एक टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ जो कि इस कांटेक्ट के डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। हमेशा टुवर्ड्स द कांटेक्ट ये फोर्स लगने वाला है। दोबारा से mg लगाया हमने डाउनवर्ड, mg की वजह से इस रोप की इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंसेस बढ़ गई। जब इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई इस mg की वजह से, तो इस पर एक टेंशन फोर्स रिएक्ट हुआ। ठीक है, ये टेंशन फोर्स हमेशा कांटेक्ट की डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है, हमेशा कांटेक्ट की डायरेक्शन में क्रिएट होता है। यहां पर देखिए कांटेक्ट तो दोनों तरफ है, यहां पर भी कांटेक्ट है, यहां पर भी कांटेक्ट है, तो टेंशन उसी की डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेंशन फोर्स। अब अगर हम लोग टेंशन फोर्स की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं विच एक्ट्स एंड रिएक्ट व्हेन द string is stretched, ठीक है। जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाएगा तो mg लगेगा या फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, इसके एटम्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिससे इसमें एक वेरिएशन आ जाएगा। तब ये टेंशन क्रिएट होता है, हमेशा कांटेक्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। गॉट इट? सो दिस इज नथिंग बट टेंशन फोर्स। गॉट इट? तो इस पॉइंट को आप इसको अच्छी तरह नोट करें। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 1, फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टाइट एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। अभी मैंने बताया जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जहां पर कांटेक्ट होगा उसकी डायरेक्शन में टेंशन लगने वाला है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्ट्रिंग इज ऑलवेज या स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी इनएक्सटेंसिबल सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म, एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, दिस इज m1 एंड m2, इसके बीच में एक स्ट्रिंग लगी हुई है। इस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन जो होगा, जितनी भी बॉडी इसके साथ कनेक्टेड होगी, एक्सेलरेशन सबका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए स्ट्रिंग को कैसा एज्यूम किया जाता है? इज इनएक्सटेंसिबल। ओके, इनएक्सटेंसिबल। नेक्स्ट दे रखा है स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस सो दैट द टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम। स्ट्रिंग को क्या लिया जाए? मासलेस और फ्रिक्शनलेस एज्यूम किया जाता है। जैसे देखें, ये मान के चलिए एक पुली लगी हुई है, अभी हम लोग पुली का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे।
ये आपकी स्ट्रिंग, यहाँ पर एक कोई ब्लॉक दे रखा है, मान के चलिए टेबल है, इसका कुछ मास है, ठीक है, और mg डाउनवर्ड लग रहा है ऐसा समझो, ये एक और मास दे रखा है, ठीक है, इसका mg बच्चों डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो मान के चलो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अगर ये प्रॉपर्टी देखो, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन रिमेन सेम, तो टेंशन कैसा होने वाला है बच्चों, सेम होने वाला है, टेंशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग अगर मासलेस है लेकिन उसके पास कुछ फ्रिक्शन है तो टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग हो जाएगा। देखें कैसे, mg डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तब अगर वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन हर पॉइंट पर बच्चों T1 एंड दिस इज T2 एंड T2, दोनों साइड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द अनदर पॉइंट। नेक्स्ट देखें, इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, अगर वेटेड है, लाइट नहीं है, तो टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो एक्सेलेरेशन हो रहा है उसके हिसाब से टेंशन हर पॉइंट पर अलग अलग हो जाएगा। देखें ये mg डाउनवर्ड, ये एक ब्लॉक लगा हुआ है, हर पॉइंट पे टेंशन अलग हो जाएगा, T1, T2, T3 एंड T4, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म। दोबारा से, फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टाइट एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, हमेशा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रिंग इज एज्यूम टू बी इनएक्सटेंसिबल, क्यों, क्योंकि अगर इनएक्सटेंसिबल होगी तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मास इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग थ्रू आउट द सेम, यानी कि हमेशा कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है स्ट्रिंग इज मासलेस और फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, जिससे टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट द स्ट्रिंग इज मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन दोनों साइड अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ T1 हो गया और यहाँ T2 हो गया। अगला कह रहा है इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, वेटेड है, लाइट नहीं है, तो टेंशन एट एवरी पॉइंट विल द डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो टेंशन हर पॉइंट पे बच्चों कैसा हो जाना है, डिफरेंट हो जाना है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उस पर एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट, अब आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तब हम लोग टेंशन की प्रॉब्लम्स और टेंशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ओके, देखें इसको। अब टेंशन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। व्हेन द टू बॉडीज आर कॉन्टैक्ट, कनेक्टेड लिखते हैं, ठीक है। सो व्हेन द टू बॉडीज आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, सो दिस इज द सरफेस, वी कैन चूज M1 एंड M2, ठीक है। सो ये आपकी स्प्रिंग हो गई, यहाँ एक फोर्स एक्सटर्नल लगाया जा रहा है, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन में क्या होने वाला है बच्चों, एक्सलेरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका टेंशन फोर्स की डायरेक्शन में है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो जो एक्सलेरेशन होगा वो कैसा होगा, सेम। अभी हम लोगों ने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, टेंशन रिमेन सेम, ठीक है, टेंशन रिमेन सेम। अब यहां पर इसकी एफवीडी देखें ऑफ M1, सो दिस M1 ये आपका फोर्स हो गया, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसको M1A लिख सकते हैं, ठीक है। टेंशन कहाँ लग रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। एफवीडी बनाओगे तो देखो यहाँ से इक्वेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसका मतलब F माइनस T इज इक्वल टू द ऑल आर द फोर्सेस इज इक्वल टू M1A, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, एवरीडी ऑफ M2, सॉरी, so tension is equal to M2A. So this is equation number 2. Okay, from equation number 1 and 2, F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टेंशन टेंशन कैंसिल आउट, तो F बराबर हो जाएगा A M1 प्लस M2, ठीक है। और एक्सेशन लिख सकते हो F ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है टेंशन, तो टेंशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, T is equal to M2F over M1 plus M2. So this is tension force, ठीक है। जब दो बॉडी कनेक्ट हो एक स्ट्रिंग के साथ, तब उसका टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन फ्री बॉडीज आर कनेक्टेड, ठीक है, अगर तीन बॉडी कनेक्टेड हो तब क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रिंग सेम, ये स्ट्रिंग सेम, ये एक फोर्स लग रहा है M1 M2 M3, एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि हमने कंडीशन क्या ली है, इनएक्सटेंसिबल। सो दिस इज A एंड A, इसको लिख सकते हो M1A और ये हो जाएगा M2A एंड दिस इज M3A, ठीक है। एवरीडी बनाएंगे इसकी, तो यहां पर टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन रस्सी दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर टेंशन सेम, इसको T1 T1 नाम दिया और इसको T2 एंड T2 नाम दिया। अब इसका अगर एवरीडी देखो, फॉर M1 फोर्स M1A, this is tension T1. Next M2 T1 T2 M2A and third one T2 और इसी की डायरेक्शन में क्या है बच्चों, M3A, ठीक है। अब यहां से आप लोग इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो। तो पहले अगर इक्वेशन की बात करें तो यहां आ जाएगा F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखें T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड वन T2 इज इक्वल टू M3A, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करें जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके खुद से कैलकुलेट करके देखें इसको जल्दी से, हो गया। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा। तो T1 T1 इससे कैंसिल आउट, T2 T2 से कैंसिल आउट, तो फोर्स हो जाएगा बच्चों M1 M2 प्लस M3। सो A इज इक्वल टू F ओवर ठीक है। पहले वाले में दो बॉडी कनेक्टेड थी, तो फोर्स कितना आया था बच्चों, F ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। इसी से पता चल रहा है कि T1 और T2 भी क्या निकलने वाला है, ठीक है। यहां से T2 ऑलरेडी मिल चुका है, T2 की वैल्यू A M3, ठीक है। तो A की वैल्यू अगर हम लोग यहां रख देंगे तो T2 हमें मिल जाएगा F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3, ये M3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये T2 मिल गया हमें। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, T1। तो अगर यहां से हमें T1 मिल जाए तो
ए की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो क्या मिल जाएगा हमें बच्चों, T1 मिल जाएगा। ठीक है, पुट करिए इसकी वैल्यू, देखें यहां से T1 इज इक्वल टू F माइनस M1A। सो T1 इज इक्वल टू F माइनस M1A ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका T1। ठीक है, तो यहां से आपको T1 मिला, ये T2 मिला, ये आपका एक्सेशन जब तीन बॉडी कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो यहां से हमने T1 T2 और उसका एक्सेशन इजीली निकाल दिया। ठीक है, देखें दोनों को, हो गया बच्चों। चलिए इस पर बेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ठीक है, फाइव kg, 10 kg एंड 15 kg। ये स्ट्रिंग लगी हुई है। ठीक है, और मान के चलिए 120 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया जा रहा है। 120 न्यूटन का फोर्स। आपको एक्सेलरेशन T1 एंड T2 फाइंड करना है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करके देखो, क्योंकि इसकी सेम प्रॉपर्टी साइड में लिखी हुई है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले के यूज करना है और आंसर निकाल लेना। ओके, देखो जल्दी। हो गया बच्चों, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन डायरेक्टली फॉर्मूला F कितना लग रहा है 120, टोटल मास 5, 10, 15, 30, तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप T1 और T2 निकालना है, तो T1 देख लेते हैं पहले। T1 इज इक्वल टू फोर्स 120 न्यूटन माइनस M1 5 इंटू 120 ओवर 30 टोटल मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 120 इंटू 30 माइनस 60। So this is T1 is equal to ठीक है, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 3000 ओवर 30। सो T1 इज इक्वल टू, इसे कैंसिल आउट, 10 न्यूटन इज T1। ठीक है, अब T2 देखें, सीधे सीधे यहां से दिख रहा है M3 15 दे रखा है, तो पुट करोगे 43, 15, फोर्स 120 है अपॉन टोटल मास 30, तो 15 टू 30 और 2 से 60 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से T2 मिल जाएगा आपको, सॉरी ये T3 नहीं T2 है, इज इक्वल टू 60 न्यूटन बी द आंसर। तो एक्सेलेरेशन आ गया बच्चों आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T1 आ गया 10 न्यूटन और T2 आ गया 60 न्यूटन। 15, 20, this is 2 times 60। ओके, सो T2 आ गया आपका 60 न्यूटन। ओके, आसान कंसेप्ट है, आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल को इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको, हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें बच्चों। फाइंड द टेंशन इन अ रॉड whose mass is capital M and length is B, सॉरी कैपिटल L, ये दे रखा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, एक रॉड दे रखी है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है,
तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आने वाला है। हमने मान लिया इसकी लेंथ L है और मास M, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से डेफिनेटली इसमें क्या लगने वाला है, एक टेंशन लगने वाला है। हमने मान लिया टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हमने कांटेक्ट मानते हुए, तो एक टेंशन इधर भी लगेगा, ठीक है। ये जो लेंथ है इसको हमने एज्यूम कर लिया x के बराबर है, ठीक है। और इस x लेंथ का जो मास है वो कंसीडर कर लिया स्मॉल m बी द मास ऑफ दिस लेंथ, गॉट इट। अब जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है, m इंटू ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो कितना है, m है। अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो t इधर, फोर्स इधर, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एम ए इज इक्वल टू टी, यही होगा, ठीक है। दोबारा से फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, सॉरी, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा बच्चों टी प्लस एम ए, और लिख सकते हो टी इज इक्वल टू एफ माइनस एम ए। हमें क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है, सो दिस इज। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों इस पूरे रॉड में, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, फोर्स पर यूनिट मास। क्यों? क्योंकि उसका पूरी रॉड का जो मास है वो तो कैपिटल एम है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, 4/m के बराबर। तो यहां पर अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें तो F माइनस एम F अपॉन m, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी T इज इक्वल टू F माइनस एम F अपॉन m, ठीक है। अब मास पर यूनिट लेंथ अगर देखें, इसका मास पर यूनिट लेंथ वो किसके बराबर होगा, टोटल मास कितना है m, पर यूनिट लेंथ L के बराबर, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू m ओवर L, ठीक है। अब अगर मास इस वाली लेंथ के बराबर देखें, इस वाली लेंथ के लिए ऑफ x, तो किसके बराबर होगा, m होगा m ओवर L इंटू ऑफ x के बराबर, ठीक है। दोबारा से पूरी लेंथ के लिए निकाला तो m ओवर L, इसके लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x के बराबर, टोटल डिस्टेंस L के बराबर थी, तो मास पर यूनिट लेंथ इसके लिए कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू ऑफ x। तो यहाँ पर m की वैल्यू को रिप्लेस करोगे, तो m की वैल्यू जब रिप्लेस करोगे तो t इज इक्वल टू f माइनस m ओवर L इंटू ऑफ x F अपॉन m, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t बराबर f अंडर ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन L बी द आंसर, ठीक है। t इज इक्वल टू f अंडर ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन L बी द आंसर। दोबारा से एक रॉड जिसकी लेंथ L है, मास m है, उस पर एक फोर्स लगाया तो डेफिनेटली एक पॉइंट पर यहाँ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। हमने वो मान लिया डिस्टेंस x के बराबर है जहाँ से टेंशन एक्सर्ट हो रहा है, और उसका मास मान लिया स्मॉल m, एवडी लिया इसका, तो फोर्स माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, जहाँ से t की वैल्यू F माइनस एम ए के बराबर। अब एक्सेलरेशन तो पूरी रॉड पे होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मास दैट इज फोर्स ओवर मास, फोर्स ओवर मास जो कि पूरी रॉड का है, ठीक है। तो F अपॉन m यहाँ से निकाला एक्सेलरेशन के बराबर, तो यहाँ से हमने m की वैल्यू रखी मास पर यूनिट लेंथ, चूंकि m ओवर l के बराबर है, तो फॉर द x मास पर यूनिट लेंथ होगा m ओवर l इंटू ऑफ x के बराबर। वैल्यूज पुट की, m से m कैंसिल आउट, तो आ गया fx ओवर l, f हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस x अपॉन l इज इक्वल टू व्हाट, टेंशन। सो दिस इज टेंशन इन द रॉड, ठीक है। देखिए इसको, हो गए बच्चों। चलिए बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।